हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो नाम सुनते ही लगता है ना, पावर और शेयरिंग मतलब कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल सही। हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी में पावर शेयर करना क्यों ज़रूरी है, और अगर पावर शेयर ना की जाए तो क्या गड़बड़ हो सकती है। इसके लिए हम दो देशों की रियल लाइफ की कहानियाँ सुनेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम पावर शेयरिंग के इस अमेजिंग सफ़र पर निकलने वाले हैं और पूरा चैप्टर एक साथ ही पढ़ेंगे। तो ये है हमारा आज का स्टार टॉपिक, पावर शेयरिंग। सिंपल शब्दों में शक्तियों का बंटवारा। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना सुनने में लगता है। इसके पीछे बहुत सारे क्यों और कैसे छुपे हैं, जो हम इस चैप्टर में अनकवर करेंगे। तो देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले एक गोल्डन रूल समझ लो। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब पावर किसी एक के हाथ में ना हो, बल्कि गवर्नमेंट के तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, जैसे लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, जैसे हमारी पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स, और जुडिशरी जो न्याय करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इनके बीच पावर का समझदारी से बंटवारा यानी इंटेलिजेंट शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये डेमोक्रेसी के डिज़ाइन का एक कोर प्रिंसिपल है। क्यों है ये इतना इम्पोर्टेंट? चलो आगे देखते हैं। अब हम अपनी पहली कहानी शुरू करते हैं एक छोटे से देश बेल्जियम से। ये यूरोप का एक छोटा सा लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट देश है, जो हरियाणा स्टेट से भी छोटा है एरिया में। इसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ यानी 10 मिलियन है। और बेल्जियम अपने बॉर्डर्स फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग जैसे देशों के साथ शेयर करता है। ठीक है। अब बेल्जियम की कहानी में ट्विस्ट आता है उसकी एथनिक कंपोजिशन से। एथनिक का मतलब एक ऐसा सोशल डिवीजन जो शेयर्ड कल्चर पर बेस्ड हो। यहाँ लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। देखो कितना कॉम्प्लेक्स है, समझते हैं। तो देखो, कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में से 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। देखो, ये जो येलो वाला पार्ट है हमारा, वो फ्लेमिश रीजन है। ठीक है। और दूसरे जो 40% लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और वेलोनिया रीजन में रहते हैं। ये जो हमारा रेड पार्ट है वो वेलोनिया रीजन है। और बचे हुए 1% बेल्जियंस जर्मन बोलते हैं। ठीक है। ये जो हमारा रेड में जो ब्लू ब्लू लाइंस स्ट्रिप्स दिख रही हैं वो आपकी जर्मन स्पीकर्स हैं। तो सोचो, एक ही देश में इतनी डाइवर्सिटी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब देखो, बेल्जियम की कैपिटल सिटी जो कि है ब्रुसेल्स। यहाँ एथनिक कॉम्पोजिशन बिल्कुल अलग है। अब क्यों अलग है तो देखो, समझते हैं हम। पूरे देश में तो डच स्पीकिंग मेजोरिटी में थे, पर ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और सिर्फ 20% लोग जो हैं वो डच बोलते हैं। उल्टा हो गया ना पूरा। अब प्रॉब्लम ये थी कि फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी में थे और ओवरऑल भी कंट्री में ज़्यादा अमीर और पावरफुल थे। इस बात से डच स्पीकिंग कम्युनिटी को रिजेंटमेंट था। उन्हें लगता था कि उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का बेनिफिट बहुत बाद में मिला। इसी वजह से 1950 से 1960 में इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच ब्रुसेल में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। चलो, बेल्जियम से निकलकर चलते हैं हमारे पड़ोसी देश, जो कि है श्रीलंका। ये एक आइलैंड नेशन है जो इंडिया के तमिलनाडु कोस्ट के थोड़ा साउथ में है। अगर आप मैप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि तमिलनाडु के ठीक नीचे ही हमारे श्रीलंका दिख जाएगा। श्रीलंका की पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है यानी कि 20 मिलियन है, लगभग हरियाणा जितनी। और साउथ एशिया के बाकी देशों की तरह ही श्रीलंका में भी बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है। अगर हम बात करें श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन की, तो श्रीलंका में कौन कौन से मेजर सोशल ग्रुप हैं तो चलो देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रुप है सिन्हाला स्पीकर्स का, जो कि 74% है, मतलब कि ये मेजॉरिटी में है। ठीक है। फिर आते हैं तमिल स्पीकर्स, जो कि 18% है। अब इन तमिल स्पीकर्स में भी 2 सब ग्रुप्स हैं। पहले हैं श्रीलंकन तमिल्स, जो कि 13% है, ये वहाँ के नेटिव्स तमिल्स हैं। और दूसरे हैं इंडियन तमिल्स, जो कि 5% है।
इनके फोर फादर्स कॉलोनियल पीरियड में इंडिया से प्लांटेशन वर्कर के तौर पर आ गए थे और फिर यहीं श्रीलंका में बस गए। चलो थोड़ा और डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। श्रीलंकन तमिल्स तो वहाँ के ओरिजिनल तमिल इनहेबिटेंट्स हैं और इंडियन तमिल्स वो हैं जिनके पूर्वज कॉलोनियल पीरियड में इंडिया से प्लांटेशन वर्कर के रूप में श्रीलंका लाए गए थे। अगर आप मैप में देखो तो श्रीलंकन तमिल ज़्यादातर देश के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर आप मैप देखोगे तो यहाँ पे जो येलो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में, वहाँ पे आपके श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं। तो यहाँ भी जो है आपको डाइवर्सिटी साफ दिख रही है। अगर हम बात करें रिलीजियस कॉम्पोजिशन की श्रीलंका की, तो एथनिसिटी के साथ साथ रिलीजन भी श्रीलंका की डाइवर्सिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ज़्यादातर सिन्हाला स्पीकिंग लोग बुद्धिस्ट हैं जो पॉपुलेशन के लगभग 74% हैं और तमिल पॉपुलेशन में ज़्यादातर लोग या तो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम्स हैं और इसके अलावा लगभग 7% पॉपुलेशन क्रिश्चियंस हैं जिनमें आपके तमिल और सिन्हाला दोनों स्पीकर्स शामिल हैं। तो यहाँ भाषा के साथ साथ धर्म भी अलग अलग है। अब सवाल ये है कि श्रीलंका ने इस डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज किया। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसे कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। अब मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है? तो ये एक ऐसा बिलीफ है कि जहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी कि जो संख्या में ज़्यादा हो उनको देश पर अपनी मर्जी से रूल करने का अधिकार है, भले ही वो माइनॉरिटी ग्रुप्स जो संख्या में कम हो उनकी विशेष और नीड्स को इग्नोर कर दें। सिंपल शब्दों में अगर आप समझें तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखो श्रीलंका जो है वो 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ। उसके बाद सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स ने अपनी मेजॉरिटी के दम पर गवर्नमेंट पर कंट्रोल जमा लिया और इस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने सिन्हाला सुप्रीमेसी यानी कि सिन्हाला लोगों का बोलबाला इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे मेजॉरिटेरियन मेजर्स लिए, यानी ऐसा कदम उठाया जो सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी के फायदे में था। तो क्या थे वो स्टेप्स जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लिए? तो ध्यान से सुनना। तो 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिससे सिन्हाला को देश की इकलौती ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तमिल लैंग्वेज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। सोचो, तमिल बच्चों को स्कूल में, ठीक है, और लोगों को सरकारी दफ्तरों में कितनी प्रॉब्लम्स हुई होंगी। और क्या करा फिर भाई, गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिनसे सिन्हाला एप्लीकेंट्स को यूनिवर्सिटी पोजीशन और गवर्नमेंट जॉब्स में प्रेफरेंसेस मिलने लगी। तमिल के लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो गई और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें कहा गया कि स्टेट बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा और बढ़ावा देगा। यानी एक तरह से बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन जैसा इम्पोर्टेंस दिया गया। अब जब एक कम्युनिटी के साथ ऐसा बर्ताव होगा तो वो रिएक्ट तो करेगी, है ना। तो श्रीलंकन तमिल्स का क्या रिएक्शन था? उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल शुरू किया। उनकी डिमांड्स क्या थी? तो देखो, उनकी 3 डिमांड्स थी। पहली थी तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले। दूसरी थी उनके रीजन्स को ज़्यादा रीजनल ऑटोनॉमी यानी उनके इलाकों को ज़्यादा पावर मिले। और तीसरी थी एजुकेशन और जॉब में उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। लेकिन जब 1980s तक उनकी इन डिमांड्स को लगातार मना किया गया तो बहुत सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई जो श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में एक इंडिपेंडेंट तमिल एलम यानी कि स्टेट की मांग करने लगी। उनकी डिमांड को बार बार इग्नोर किए जाने से श्रीलंकन तमिल को अपने ही देश में अलग थलग यानी कि एलियनेटेड और बाहरी जैसा फील होने लगा। उन्हें लगा कि उनकी लैंग्वेज और कल्चर को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। और आप ही सोचो, जब एक बड़े ग्रुप की शिकायतें सुनी नहीं जाती, जब उन्हें लगातार दबाया जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है? ये बढ़ता हुआ मिसट्रस्ट और डिवाइड श्रीलंका में जल्द ही एक भयानक सिविल वॉर में बदल गया। अब सिविल वॉर का मतलब जब एक ही देश के अंदर अलग अलग ग्रुप्स आपस में लड़ने लगते हैं, जैसे कोई रियल वॉर हो। इस सिविल वॉर में दोनों कम्युनिटीज के हजारों लोगों की जानें गई। बहुत से परिवार देश छोड़ने पर मजबूर हो गए
और बहुत से लोगों की रोजी रोटी छिन गई। ये सिविल वॉर 2009 में खत्म हुआ, लेकिन इसने श्रीलंका की सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ पर बहुत बुरा असर डाला। तो आपने देखा मेजॉरिटेरियनिज्म कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। चलो अब श्रीलंका की इस सैड स्टोरी से वापस चलते हैं हम बेल्जियम पर। बेल्जियम के लीडर्स ने श्रीलंका से बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने डिफरेंसेस को इग्नोर करने या दबाने के बजाय उन्हें अकोमोडेट करने के लिए एक्टिव स्टेप्स लिए। क्या क्या करा भाई? उन्होंने देश के अंदर अलग अलग कल्चरल और रीजनल डिफरेंसेस को ऑफिशियल माना। उन्होंने समझा कि देश में डाइवर्सिटी है और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए हमें। और इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन्होंने 1970 से 1993 के बीच अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। सोचो कितनी बार बदलाव किया, ताकि एक ऐसा सिस्टम बन सके जिसमें सभी लोग मिलजुल कर एक ही देश में रह सकें। ये उनका इनोवेटिव अप्रोच था। तो क्या था ये बेल्जियम मॉडल जिसकी इतनी तारीफ होती है? इसके कुछ की एलिमेंट्स देखो और सोचो कितनी समझदारी से काम लिया गया। तो पहला था सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर की संख्या इक्वल होगी। कुछ स्पेशल लॉ के लिए दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप के मेजॉरिटी मेंबर्स का सपोर्ट जरूरी था। इसका मतलब कोई भी एक कम्युनिटी अकेले अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकती, ठीक है, यानी कि सबकी सहमति जरूरी है। दूसरा था स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी इंपॉर्टेंट पावर्स देश के 2 मेन रीजन्स फ्लेमिश और वेलोनिया की स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। और ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे नहीं थी, उनके पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स थी। तीसरा था ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की कैपिटल सिटी है। ब्रुसेल्स की एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें फ्रेंच और डच दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। याद है ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में थे, फिर भी उन्होंने डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया, क्योंकि डच वालों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया था, यानी कि गिव एंड टेक। और चौथा था कम्युनिटी गवर्नमेंट। बेल्जियम में एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट भी है जिसको हमने कहा कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट को हर लैंग्वेज कम्युनिटी जैसे डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग के लोग चुनते हैं, चाहे वो देश में कहीं भी रहते हो। और इस गवर्नमेंट के पास कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पर पावर होती है। और इस मॉडल की सक्सेस इतनी जबरदस्त रही कि जब बहुत से यूरोपियन देश मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाने लगे तो ब्रुसेल्स को उसका हेडक्वार्टर्स चुना गया। ये बेल्जियम के मॉडल की बहुत बड़ी जीत थी। उनके अरेंजमेंट ने देश को लिंग्विस्टिक लाइन पर डिवाइड होने से भी बचाया। तो बच्चों, इन 2 अलग अलग कहानियों बेल्जियम और श्रीलंका से हमें क्या सीखने को मिला? तो देखो, दोनों डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन दोनों ने पावर शेयरिंग के सवाल को अलग अलग तरीके से डील किया। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, मतलब पावर शेयर करना अच्छा क्यों है? तो इसके 2 मेन रीजन है। पहला है प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल का मतलब होता है बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, यानी समझदारी भरा फैसला। पावर शेयरिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि ये अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच कन्फ्लिक्ट यानी कि झगड़ा, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी को कम करने में हेल्प करता है। जब सोशल कन्फ्लिक्ट होता है तो वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए पावर शेयरिंग पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी इंश्योर करने का एक अच्छा तरीका है। अब मेजॉरिटी कम्युनिटी अगर अपनी मर्जी माइनॉरिटी पर थोपती है तो शॉर्ट रन में तो ये अच्छा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये देश की यूनिटी को कमजोर करता है, जैसे आपने देखा कि श्रीलंका में हुआ। और बेल्जियम में लीडर्स ने समझा कि देश की यूनिटी तभी पॉसिबल है जब सभी कम्युनिटीज और रीजन्स की फीलिंग्स और इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट की जाए। दूसरा रीजन है मोरल, यानी नैतिक। पावर शेयरिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये डेमोक्रेसी की वेरी स्पिरिट यानी कि आत्मा है। डेमोक्रेटिक रूल का मतलब ही है पावर उन लोगों के साथ शेयर करना जो उससे अफेक्टेड होते हैं और जिन्हें उसके परिणामों के साथ जीना है। लोगों को ये अधिकार है कि उनसे पूछा जाए कि उन्हें कैसे गवर्न किया जाना चाहिए। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट यानी जिसकी जनता में रिस्पेक्ट हो, वही होती है
जहां सिटीजन्स पार्टिसिपेशन के थ्रू सिस्टम में अपना स्टेक यानी कि हिस्सेदारी रखते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, लेकिन ये पावर शेयर होती कैसी है? तो देखो, डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि लोग ही सारी पॉलिटिकल पावर का सोर्स हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स बहुत से फॉर्म में हो सकती है। चलो कुछ कॉमन फॉर्म्स देखते हैं। पहले ये माना जाता था कि सारी पावर एक ही व्यक्ति या ग्रुप के पास होनी चाहिए ताकि क्विक डिसीजंस के लिए जा सके, लेकिन डेमोक्रेसी के आने के साथ ये सोच बदल गई। तो अब देखो, पावर शेयरिंग के 4 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें पावर गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच शेयर होती है। मैंने आपको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में बता चुका हूँ। इन्हें हॉरिजॉन्टल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब एक ही लेवल पर होते हैं और अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा सेपरेशन ये इंश्योर करता है कि कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर यूज ना कर सके और हर ऑर्गन दूसरे पर चेक रखता है, यानी कि देखरेख रखता है। इससे क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन के बीच बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है। जैसे मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जजेस एग्जीक्यूटिव द्वारा अपॉइंट होते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव के काम या लेजिस्लेचर्स द्वारा बनाए गए कानूनों को चेक कर सकते हैं। इसी अरेंजमेंट को कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। अब दूसरा आता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें पावर अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट के बीच शेयर होती है। जैसे एक जनरल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए, जिसे हम फेडरल गवर्नमेंट या इंडिया में सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, और गवर्नमेंट्स प्रोविजनल या रीजनल लेवल पर, जिन्हें इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ये सिस्टम हर देश में नहीं होता, लेकिन जिन देशों में हमारी तरह अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट होती है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हर लेवल की गवर्नमेंट की पावर को क्लियरली डिफाइन करता है। बेल्जियम में ऐसा किया गया, जबकि श्रीलंका में मना कर दिया गया। इसी को फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। ये प्रिंसिपल स्टेट गवर्नमेंट से नीचे के लेवल्स जैसे म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत तक भी एक्सटेंड हो सकती है। इसको हम वर्टिकल डिवीजन कहते हैं। तीसरा है हमारा अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर अलग अलग सोशल ग्रुप्स जैसे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच भी शेयर हो सकती है। बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कुछ देशों में कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स होते हैं जिससे सोशली वीकर सेक्शन और वुमेन को लेजिस्लेचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन मिलता है। जैसे हमारे यहाँ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सिस्टम है। इससे डाइवर्स सोशल ग्रुप को गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में जगह मिलती है और वो एलियनेटेड फील नहीं करते, यानी कि अलग थलग फील नहीं करते। और चौथा है हमारा अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बीच भी दिखता है, जो पावर में बैठे लोगों को कंट्रोल या इन्फ्लुएंस करते हैं। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास अलग अलग कंटेंडर्स में से चूज करने की फ्रीडम होनी चाहिए। ये कंपटीशन अलग अलग पार्टीज के बीच होता है, जिससे पावर एक हाथ में नहीं रहती। लॉन्ग रन में पावर अलग अलग पार्टीज के बीच शेयर होती हैं, जो अलग अलग आइडियोलॉजीज और सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हैं। कभी कभी ये शेयरिंग डायरेक्ट होता है, जब 2 या 2 से अधिक पार्टीज मिलकर अलायंस बनाकर इलेक्शंस लड़ती हैं और जीतने पर कोएलिशन वाली गवर्नमेंट बनाती हैं, यानी कि गठबंधन वाली सरकार। इसके अलावा इंटरेस्ट ग्रुप्स जैसे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के भी गवर्नमेंटल पावर में शेयर होता है, या तो वो गवर्नमेंटल कमिटीज में पार्टिसिपेट करके या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करके। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो, क्या आप इंडिया में ऐसे कोई एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं जहां पॉलिटिकल पार्टीज ने पावर शेयर की हो? शायद सेंटर या स्टेट में कोएलिशन वाली गवर्नमेंट बनी हो। और इंडिया में पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? क्या ये मेनली हॉरिजॉन्टल है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच, या वर्टिकल है, यानी सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल के बीच, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है? इस पर जरूर विचार करना और इन दोनों क्वेश्चंस को कमेंट्स में जरूर लिखना। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर पावर शेयरिंग। एक ही वीडियो में हमने 2 इम्पोर्टेंट केस स्टडीज बेल्जियम और श्रीलंका से देखा कि पावर शेयरिंग कितनी ज़रूरी है।
बेल्जियम ने अकोमोडेशन का रास्ता चुना और शांति बनाए रखी, जबकि श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म ने सिविल वॉर को जन्म दिया। तो याद रखो, पावर शेयरिंग सिर्फ एक गुड आइडिया नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और पीसफुल डेमोक्रेसी की नींव है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना और सभी क्लास 10th के दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट चैप्टर मिस ना करो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग। Maybe we should get lost in the sweetest